हेलो एवरीवन। तो इन लास्ट क्लास वी बेसिकली डिस्कस द बेसिक्स ऑफ फंक्शन। तो हमने पिछली क्लास में ना फंक्शन के जो बेसिक्स होते हैं अभी वो डिस्कस किए थे। अभी फंक्शन हमारा चैप्टर है जो जस्ट शुरू हुआ है, तो बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, है ना, और या फिर आर डी शर्मा आप बोल सकते हो। तो उनके बेसिस पे जो बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं उनको बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो पिछली क्लास में हमने फंक्शन को डिस्कस किया था कि भाई डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। फिर अगर ग्राफिकल मेरे को मिल जाए फंक्शन तो उसको ग्राफ से कैसे देख के निकाल देंगे इसकी डोमेन रेंज क्या होगी। उसके बाद अगर अपने पास एल्जेब्रिक फॉर्म में फंक्शन मिल जाए लिखा हुआ तो उसको कैसे निकालते हैं डोमेन रेंज क्या। ये सब अपन ने जो है बेसिकली डोमेन के बारे में ज़्यादा बात की थी हमने ना। तो हमने ये भी पढ़ा था कि डोमेन जो होता है बच्चे, जो अपने पास डोमेन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि ऐसी इनपुट वैल्यूज़ एक्स की ऐसी इनपुट वैल्यूज़ जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड हो। सही बात भाई है। और रेंज क्या होता है बेसिकली कि डोमेन डालने पे, मतलब डोमेन को जब मैं इनपुट बनाता हूँ तो उस इनपुट से मेरे पास जो भी वैल्यूज़ वाई की निकल के आए बेसिकली बेटा उसको क्या बोलते हैं अपन, रेंज बोलते हैं किसी फंक्शन की। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो चलिए अभी अपन बात करते हैं आगे। तो अभी हमने पिछली क्लास में ऐसे पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था कि पोलिनोमियल्स जो है उसमें डोमेन और रेंज क्या क्या होती हैं। तो अभी जो है अपन बेसिक पोलिनोमियल्स का जो ग्राफ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि जो बेसिक पोलिनोमियल्स मेरे पास जो होते हैं जैसे वाई इक्वल्स टू ये वाला एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो है ना, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है, डोमेन क्या होता है बेटा, रेंज क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी डोमेन की और बात करते हैं इसकी रेंज की, तो देखो अपन जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है बेटा, ऐसी क्या कोई x की वैल्यू है जिसको हम अगर इसमें डालें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में हम डालें तो एक्स स्क्वायर जो है वो नॉट डिफाइन बन जाए। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है ना भाई, x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसको अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो ये वैल्यू जो है फंक्शन जो है नॉट डिफाइन बन जाए। इसका मतलब डोमेन जो है इसकी वो तो भाई पूरी रियल नंबर होनी चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर की डोमेन जो है वो पूरी रियल नंबर होनी चाहिए। और रेंज क्या होनी चाहिए भाई, अब एक्स की तुम कुछ भी वैल्यू डालो यहाँ पे, मुझे क्या मिलेगा। देखो मैं एक्स की वैल्यू जो है यहाँ नेगेटिव भी डाल सकता हूँ, पॉजिटिव भी डाल सकता हूँ, जीरो भी डाल सकता हूँ, तो इसीलिए इसकी डोमेन क्या होगी, पूरी रियल नंबर होगी। बट तुम एक्स की इनपुट कुछ भी डालो, एक्स स्क्वायर जो है ना मेरे पास वो क्या रहेगा बेटा, क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा वो एक्स स्क्वायर, क्या हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी या फिर ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं होगा बेटा। उसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव नंबर्स या फिर बोल देंगे नॉन नेगेटिव। आई बात समझ में। तो या फिर दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं भाई कि आर माइनस आर नेगेटिव, मतलब रियल नंबर्स में से अगर मैं नेगेटिव रियल नंबर घटा दूँ वो है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ज़ीरो प्लस आर पॉजिटिव। ये सब लिखने की तरीके हैं बेटा। इसका मतलब ये है कि या फिर मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ कि y जो है इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। आई बात समझ में। तो ये तरीके हैं इसकी रेंज लिखने के। बोले इसका देखो बेटा ग्राफ क्या होगा। बोले सर ऐसे इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो अपन को देखो ग्राफ जो है वो उसी तरीके से बनता है जो अपन ने बचपन में पढ़ा है। और बचपन में हमने ग्राफ कैसे बनाना पड़ा है भाई, बचपन में हमने पढ़ा है हमने कि एक्स की वैल्यू डालो और वाई की वैल्यू निकालो, उनको प्लॉट कर दो ग्राफ पे, एक्स की वैल्यू डालो फिर वाई की वैल्यू निकालो फिर प्लॉट कर दो ग्राफ पे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यू निकालो फिर उसको प्लॉट करूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, बता दे रहा हूँ। एक्स इक्वल्स टू जीरो बेटा वाई इक्वल्स टू जीरो बनेगा, एक्स इक्वल्स टू वन पे वाई इक्वल्स टू वन बनेगा, और ऐसे ही एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे वाई इक्वल्स टू वन बनेगा। तो ये चलता जाएगा ग्राफ कुछ ऐसे चलता हुआ जाएगा बेटा ना। तो अपने पास अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ इसका, तो देखो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा मेरे पास। सॉरी, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है मेरे पास। अरे ठीक है बेटा, ये ग्राफ मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। तो अपने को ग्राफ तो मेमोराइज रखना ही रखना है ना। ठीक है, अब देखो दूसरी बात करते हैं अपन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के बारे में। ठीक है, ये जो ग्राफ है बेटा इसमें हम देख सकते हैं कि एक वाई हमेशा जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव या जीरो के बराबर ही, क्योंकि अगर वाई नेगेटिव होता तो वो लाई करता कब, एक्स एक्सिस के नीचे की साइड। बट यहाँ पे क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लाई नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये है बेटा कि जो भी वाई की वैल्यू आएंगी यहाँ पे मेरे पास सारी जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे पता है कि वाई क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ये जीरो को टच कर रहा है, इसका मतलब वाई यहाँ पे क्या है, जीरो के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब के बारे में, इसकी डोमेन और इसकी रेंज। देखो बेटा डोमेन तो एज अपन ने इसकी निकाली थी ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की, सेम तरीके से क्या कोई x की वैल्यू जिसको नॉट डिफाइन बना सकती है, बोले सर नहीं है। तो इसकी डोमेन तो है वो ऑल रियल नंबर आ जाएगी मेरे पास। बोले सर रेंज, देखो बेटा अब ये समस्या है यहाँ पे, इसमें समस्या नहीं मतलब थोड़ा सा चेंज है अपने पास। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में जो है ना मेरे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हमेशा वैल्यू जो है पॉजिटिव ही निकल के आएगी, चाहे इनपुट नेगेटिव है पॉजिटिव। बट
क्यूब के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यूब में अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालता हूँ तो पॉजिटिव निकल के आती है, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ तो नेगेटिव निकल के आती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वैल्यू हम जैसी डालेंगे मुझे वैसी ही साइन की वैल्यू मिलेगी। तो मैं अगर सारी वैल्यू यहाँ डाल सकता हूँ रियल नंबर, तो मेरे को भाई आउटपुट में भी तो पूरा रियल नंबर ही मिल सकता है ना। आई बात समझ में? आउटपुट में भी पूरा रियल नंबर मिल सकता है, तो इसकी रेंज भी जो है बेटा वो रियल नंबर की होती है अपने पास, ठीक है, क्यूबिक की। और बस इसका ग्राफ कैसा होता है वो ग्राफ देख लेते हैं एक बार इसका। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव देता है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव देता है। इसका ग्राफ देखो ऐसा कुछ होता है अपने पास कि ये यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से ये ऐसे जाएगा। ये y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है बेटा, है ना। तो सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये दो ग्राफ जो है ना अपने पास इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला भी और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला भी। तो इसको जो है सब लोग ध्यान रखेंगे, मेमोराइज रखेंगे, बहुत जगह काम आता भी है। इनफैक्ट ये जो यहाँ पे पॉइंट जो ये दिख रहा है ना अपने, जो यहाँ टच नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली ओरिजिन से ही पास करते हुए जा रहा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब अभी अपन पढ़ेंगे ही वैसे तो आगे, बट फिर भी इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। देखो आइडेंटिटी फंक्शन कुछ नहीं होता, बस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। जहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हो, जहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू एक्स लिखा हो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिखा हो, बेटा वो मेरे पास क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी मतलब अपना एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइप। अब इसकी डोमेन क्या है, इसमें तुम डाल कुछ भी दो यार, दिख रहा है एक्स जो है वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप, जो इनपुट एक्स, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो तुम। ऐसे ही इसकी रेंज जो है, मुझे रेंज भी कुछ भी मिल सकती है बेटा इसकी, क्योंकि पॉजिटिव डालने में पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव डालने में नेगेटिव मिलेगा। और ऐसी तो कोई एक्स की वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए ये नॉट डिफाइन हो जाए। आई बात समझ में? अब देखो अगला आता है कॉन्स्टेंट फंक्शन। बेसिक फंक्शन हमारे पास छोटे छोटे फंक्शन है जो कि मतलब हो सकता है हमें ना पता हो और कहीं क्वेश्चन में यूज़ हो जाएँ, ठीक है। तो एक बार अपन इनको देख ही लेते हैं। अब अगला है मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन। देखो कांस्टेंट फंक्शन मतलब कुछ नहीं है, देखो हाँ इसका ग्राफ बच गया अपने पास। इसका जो ग्राफ है वो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ यार कैसे बनता है, अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, अपन ने 10th में पढ़ा है, अपन ने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनता है यार, ऐसे बनता है वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। ये देखो आई बस मुझे ये वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है अपने पास। हालांकि ऐसे नहीं बनाना चाहिए, पर ठीक है अभी के लिए अपने को ये समझ में आता है, ठीक है। अब देखो अगली बात करते हैं हम लोग भाई कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि मेरे पास फंक्शन की वैल्यू ही कांस्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ, बोलता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 3, है ना, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू -9, कुछ भी लगा लो। तो इसको वाई इज इक्वल्स टू 3 या वाई इज इक्वल्स टू -9 भी बोल सकते हैं। तो वहीं अगर मुझे ग्राफ बनाना तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी मेरे पास। ये 3 वाली लाइन मान लो कि ये भाई एफ एक्स इक्वल्स टू 3 की लाइन है, क्योंकि वाई इक्वल्स टू 3 यहीं पे होता है। एफ एक्स इक्वल्स टू -9 की लाइन यहाँ पे आ जाएगी कि एफ एक्स जो है वो -9 के बराबर है। मतलब फंक्शन ही कॉन्स्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, कि मैं इनपुट क्या डाल रहा हूँ ना भाई साहब। इनपुट कुछ भी डालो, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो 3, 9 कुछ कॉन्स्टेंट ही निकल के आएगी। इनपुट जो है आप कुछ भी डालो, इनपुट या फिर है ना, इनपुट कुछ भी डालने पे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मेरे पास निकल के क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, कुछ भी डालो, कुछ भी डालने पे मतलब डोमेन जो है उसकी आर होगी। बेटा रेंज क्या होगी इसकी, कुछ भी डालो, आउटपुट क्या आना हमेशा, ये सी कांस्टेंट ही आनी है। तो आउटपुट तो इसका एक ही आया मेरे पास, ठीक है, आउटपुट एक ही आया, तो रेंज में एक ही नंबर होगा, सी। आई बात समझ बेटा, सिर्फ सी होगा रेंज में, क्योंकि मेरे पास एक्स की हर वैल्यू के लिए आउटपुट यही मिल रहा है मुझे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रैशनल फंक्शंस के बारे में। बेटा रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, देखो सब लिखा हुआ है कि ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स, ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स। अगर कहीं पे कोई फंक्शन लिखा है इस टाइप का, एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, इसको अपन बोलेंगे रैशनल फंक्शन। अब यहाँ पे जो पी एक्स और क्यू एक्स है ना बेटा, वो दोनों पॉलिनोमियल होने ज़रूरी हैं, मतलब समझे, पी एक्स और क्यू एक्स दोनों ही पॉलिनोमियल होने चाहिए मेरे पास। अब पी एक्स बाई क्यू एक्स जो है ना मिलके, पी एक्स बाई क्यू एक्स जो है मिलके उसका पॉलिनोमियल होना ज़रूरी नहीं। ये क्वांटिटी पॉलिनोमियल हो वो ज़रूरी नहीं है, इन अलग अलग ही पॉलिनोमियल हो वो ज़रूरी है मेरे पास। आई बात समझ में, पी एक्स अलग से पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्यू एक्स अलग से पॉलिनोमियल होना चाहिए। पी एक्स बाई क्यू एक्स मिल के कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो बेटा उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। अब क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स मेरे पास बेटा पॉलिनोमियल है, क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स मेरे पास पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये है कि और पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है अपने पास, डोमेन तो पॉलिनोमियल की आर होती है ना, कि पॉलिनोमियल में कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो है ना, अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँ ना बेटा डोमेन, तो इस फंक्शन की डोमेन जो है वो आर होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल है ऊपर नीचे, और पॉलिनोमियल में तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अपन। बट वो वैल्यू जो इसमें माइनस कर देंगे, जहाँ पे मेरे पास क्यू एक्स जो है बेटा वो 0 हो जाएगा। बात आई समझ में, दोबारा बता दे रहा हूँ कि इस अगर मैं कोई फंक्शन देखता हूँ एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स बाई क्यू एक्स। अब देखो मुझे एफ एक्स की डोमेन अगर निकालनी है ना बेटा, मुझे अगर एफ एक्स की डोमेन निकालनी है तो मैं क्या बोलूँगा कि यार ऐसी वैल्यूज़ डालो जिससे फंक्शन नोट डिफाइन ना हो।
तो ऐसी वैल्यूज़ डालने के लिए क्या करूँगा, देखो अब ये मैंने बता दिया अलग से कि पी एक्स जो है वो भी पोलिनोमियल है, क्यू एक्स जो है वो भी पोलिनोमियल है, सॉरी जी एक्स जो है वो भी पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल की डोमेन तो आर होती है, पोलिनोमियल तो ऐसा कोई एक्स की वैल्यू है नहीं इसके लिए नोट डिफाइन हो। इसका मतलब पी एक्स भी हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, जी एक्स भी हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, बट क्योंकि जी एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो वैल्यूज़ मैं नहीं ले सकता एफ एक्स की डोमेन में जहाँ जी एक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर जहाँ जी एक्स जीरो हो गया वहाँ डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा जो कि डिफाइन नहीं होएगा। तो डोमेन क्या होगी भाई, आर होल रियल नंबर माइनस वो नंबर्स जहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू मेरे पास, सॉरी क्यू एक्स लिख दिया, चलो यहाँ नीचे मैं क्यू एक्स ही लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। चलो अब वो वैल्यू माइनस करेंगे जहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी ताकि एफ एक्स नोट डिफाइन ना रहे। आई समझ में बेटा। अब देखो आगे हम बात करते हैं बेसिक रैशनल फंक्शंस के ग्राफ की। अभी हमने बेसिक पॉलिनोमियल से ग्राफ देखा था, अभी बात करते हैं बेसिक रैशनल फंक्शंस के ग्राफ की। बेटा ये ग्राफ अगर आप मेमोराइज रख सको ना तो इससे बढ़िया कोई अपने पास तरीका नहीं है सवाल सोल्व करने का। ये सारे ग्राफ जो है, मैं बेसिक जो ग्राफ्स बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है सब लोग याद रखना। अब बात करते हैं पहले एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x का। अब बताओ इसकी अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन देखो, ऐसी कोई एक्स की वैल्यू है क्या जो इसको नोट डिफाइन बना रही हो 1/x को, बोलो क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो 1/x को नोट डिफाइन बना रही है? बोला सर है। क्या, कौन सी? बोला सर एक तो जीरो है, बोला दूसरी, बोला और कोई वैल्यू नहीं है भाई जो इसको नोट डिफाइन बना रही हो। इसका मतलब डोमेन में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ आर, बस जीरो नहीं डाल सकता क्योंकि जीरो इसको नोट डिफाइन बना देगी। तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, इसकी डोमेन होगी आर माइनस जीरो। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसकी रेंज क्या होगी बेटा, इसकी रेंज बता दे रहा हूँ मैं, इसकी रेंज भी जो है ना वो आर माइनस जीरो होगी। बोला सर कैसे होगी? देखो ये क्वांटिटी जो है ना मेरे पास 1/x, ये मेरे को हर वैल्यू दे सकता है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, ठीक है, और फिर ज़ीरो से इन्फिनिटी हर वैल्यू दे सकता है। x जो है अगर मैं इंटीजर रख दूँ, एक से बड़ा रख दूँ तो फ्रैक्शन नंबर आ जाएगा। x जो है अगर मैं फ्रैक्शन में रख दूँ एक से छोटा तो ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास एक से बड़ी हो जाएगी। बट इसको ज़ीरो होने के लिए ना बेटा, इस क्वांटिटी को ज़ीरो होने के लिए न्यूमरेटर में ज़ीरो होना ज़रूरी है। किसी भी फ्रैक्शन को जीरो होने के लिए ये क्वांटिटी जीरो बनना ज़रूरी है ना बेटा। बट 1/x में तो न्यूमरेटर फिक्स है जो कि 1 है, तो यहाँ कभी जीरो बन ही नहीं सकता। तो ये क्वांटिटी कभी जीरो के बराबर तो नहीं हो सकती है, ठीक है। और जीरो के अलावा ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके बराबर ये क्वांटिटी ना हो सके। एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव डालेंगे तो यहाँ मेरे को पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, एक्स के लिए नेगेटिव डाला मैंने तो यहाँ मेरे को नेगेटिव नंबर मिलेंगे। बट अपने को कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कभी नहीं मिलेगी बेटा? जीरो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जीरो बनती कैसे है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर में अगर मैं जीरो बनाऊँ तो ही उस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है बेटा। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में मैं जीरो बना ही नहीं सकता हूँ क्योंकि न्यूमरेटर में मेरे पास सिर्फ 1 है। वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल तो नीचे है मेरे पास डिनोमिनेटर में, उसको मैं वैसे जीरो नहीं बना सकता, तो ये क्वांटिटी फिर से कभी जीरो नहीं बनेगी। आई बात समझ में? तो बोले इसका ग्राफ देखते हैं अब क्या होगा। अब देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप लोग। देखो इसका ग्राफ भी जो है इंपॉर्टेंट है और हम सबको याद होना चाहिए इसका ग्राफ, y इक्वल्स टू 1/x का। इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है बच्चे, ये देखो ऐसा यहाँ पे और ये है यहाँ पे, है ना। ये होता है y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ। अपन इसको देख भी सकते हैं। देखो यहाँ पे जब मेरा x जो है इन्फानाइट की तरफ टेंड करेगा, यहाँ पे व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब वैल्यू देखो y की क्या जीरो बनती जा रही है भाई। x जब यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y की वैल्यू देखो जीरो बनती जा रही है। तो ऐसे ही 1/x में जब मैं x इन्फिनिटी डालूंगा तो 1/इन्फिनिटी क्या बनता है, लगभग जीरो को टेंड करता है, तो वही आ रहा है। और जब मेरा x जो है, देखो यहाँ पे x जो है जब जीरो के आसपास रहता है तो y की वैल्यू देखो इन्फिनिटी पहुँच जाएगी। ऐसे ही यहाँ डाल के देखो, जब x मेरा का जीरो प्लस, मतलब ऑब्वियस बात है एग्जैक्ट जीरो नहीं डाल सकता मैं, लेकिन जब जीरो को टेंड करेगा मेरा x तो देखो 1/0 मतलब 1 बहुत ज़्यादा छोटा नंबर आएगा तो टोटल वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी के बराबर होगी। ऐसे ही यहाँ नेगेटिव में आप देख सकते हो। तो बेटा ये मेरे पास 1/x का ग्राफ है, y इक्वल्स टू 1/x का, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब दोबारा बात करते हैं y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर की। देखो बेटा यहाँ भी बताओ डोमेन जो है वो क्या क्या हो सकता है, वही देखेंगे हम कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने पास क्या बोलते हैं जिससे डालने पे मेरे पास नोट डिफाइन हो रहा हो। एक ही नंबर है भाई, जीरो के अलावा कुछ भी डाल सकते हैं। तो बेटा इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन आएगी आर माइनस जीरो। बेटा इसकी रेंज क्या आएगी, मतलब रेंज देखो सर हम यहाँ से देख सकते हैं, रेंज ऐसा कुछ ही होगा, बट क्योंकि स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते मेरे पास, है ना बेटा। 1/x मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ कभी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकते हैं मेरे पास। हमेशा आउटपुट में क्या आएगा, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर ही देगा। और क्या कभी जीरो दे सकता है ये, क्या कभी ये जीरो दे सकता है, नहीं दे सकता। क्यों? सेम यही वाला केस इधर वाला ही कि भाई जीरो कब देगा, जब न्यूमरेटर में जीरो बनेगा, बट यहाँ न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास 1 है, तो ये जीरो भी नहीं दे सकता, नेगेटिव नंबर नहीं दे सकता। तो मेरे पास रेंज क्या बनी बेटा, इसकी रेंज बनेगी 0 से इन्फिनिटी। अब ये जीरो पे मैंने जो है ब्रैकेट देखो कौन सा लगाया है, जीरो पे मैंने ये ब्रैकेट लगाया है, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि जीरो इंक्लूड नहीं है इसमें। आई बात समझ में बेटा। अब देखो बात करते हैं इस ग्राफ की। तो देखो इसका ग्राफ जो है सिमिलर टू 1/x के टाइप के ग्राफ ही होता है, बट क्योंकि ये सिर्फ
पॉजिटिव नंबर देता है तो मैं नेगेटिव साइड में ग्राफ बनाऊंगा ही नहीं। एक्स की वैल्यू वो डालने पे मेरे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव ग्राफ ही बनेगा। तो ये तो ऐसे ही बना मेरे पास, और इधर जो है ये भी पॉजिटिव ग्राफ बनेगा एक्स की जब नेगेटिव इनपुट आएगा तो भी। तो बेटा ये मेरे पास जो है ना, ये है y इक्वल्स टू 1/x² का ग्राफ। आई बात समझ में? तो ये ग्राफ चारों जो ग्राफ्स अपन ने पढ़े हैं, चारों ग्राफ अपने को मेमोराइज रखने हैं, चारों पांचों जो भी अभी तक पढ़े हैं। अब देखो बेटा, बात आती है इर्रेशनल फंक्शंस की। इर्रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, जिनमें रेडिकल साइन होता है। बेसिकली रेडिकल साइन मतलब ये रूट वाला साइन जो, ठीक है। ऑब्वियसली पाई और ई को छोड़ के वो भी इरेशनल नंबर है मेरे पास, है ना। इन दोनों को छोड़ के जहाँ रेडिकल साइन दिखेगा वो सब क्या होंगे, वो फंक्शन क्या होंगे बेटा, इरेशनल फंक्शन होंगे। अपन ने जो है बेसिक फंक्शंस पढ़े हैं, अभी क्या पढ़ा देखो बेटा, अभी अपन ने पढ़े थे पहले, सबसे पहले बेसिक पढ़े थे, जैसे कि x² और x³। फिर अपन ने क्या पढ़े हैं, फिर अपन ने पढ़े हैं बेटा बेसिक के अलावा अपन ने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अपन ने पढ़ा रैशनल फंक्शंस। फिर रैशनल फंक्शंस जैसे मतलब 1/x और 1/x² टाइप्स। उसके बाद अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अपन पढ़ रहे हैं इर्रेशनल फंक्शंस, ठीक है। पर सर इर्रेशनल फंक्शंस में क्या क्या आएगा, इर्रेशनल फंक्शन में देखो ये y=√x आ गया, 3√x या फिर √x आ गया, ये सब आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो प्लस सर इसके बारे में ये बताइए कि अच्छा y=√x का मतलब सर ये y=x/2 टाइप, x⁻1/2 टाइप्स का कोई फंक्शन है। तो इसकी डोमेन, अब मुझे ये पता है भाई कि रूट के अंदर जो है ना कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती, क्योंकि रूट जो है नेगेटिव क्वांटिटीज़ के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो x जो है यहाँ पे, x मेरा या तो 0 रहेगा बेटा या फिर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे ये x नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसका मतलब इसकी डोमेन आएगी 0 से लेके इन्फिनिट तक, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएगी बेटा। आई बात समझ में कि डोमेन क्या आएगी इसकी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएगी। पर सर इसकी रेंज क्या आएगी, तो भाई अब जो मेरे पास रूट है वो नेगेटिव नंबर्स अब ले नहीं सकता है इनपुट में, तो आउटपुट में भी नहीं देता है भाई नेगेटिव नंबर्स। इन रूट की यही तो खासियत होती है, उसका इनपुट भी जो है वो पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव नंबर बोलूँ मैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स, है ना। और इसका आउटपुट भी क्या होता है बेटा, नॉन नेगेटिव नंबर्स। आई बात समझ में? तो इसकी डोमेन और रेंज बराबर सेम ही होती है। जो इनपुट इसमें डाल सकता है वही वैल्यू जिसकी आउटपुट की भी होती हैं। आई बात समझ में? अब देखो अगली है मेरे पास x⁻1/3 या फिर √x। अब देखो इसमें जो है, अच्छा ये हमको पता है भाई, यहाँ पे x जो है ना वो नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो -2 का होल क्यूब कितना होता है भाई, -8 होता है ना। तो मैं अगर -8 की पावर 1/3 या क्यूब रूट लूँ तो कितना आएगा आंसर, -2 आएगा। आई बात समझ में? जब भी मेरे पास यहाँ पे ये जो इसको बोलते हैं nth रूट, या फिर ये है क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ऐसे ही 4th रूट होता है मेरे पास, 5th रूट होता है। यहाँ पे जो भी मेरे पास ओड पावर वाले, मैं बोलूँगा अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि x ये n, इसका मतलब x⁻1/, अगर ये n की वैल्यू ओड है ना मेरे पास बेटा, तो ये वाला केस बनता है। और जब n की वैल्यू यहाँ इवन है ना, तो ये वाले केस बनते हैं। जब भी n की वैल्यू इवन होगी ना बेटा, तो x की वैल्यू अपन कभी भी नेगेटिव नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इस केस में x जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या आएगी भाई साहब, इसकी डोमेन जो है अपने पास सारे रियल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इसको डिफाइन होने से रोके मेरे पास √x, √x को x⁻1/3 को। ऐसे ही मेरे पास रेंज भी इसकी क्या आ जाएगी, R आ जाएगी, क्योंकि हर इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट तो देगा ही देगा। ये नेगेटिव के लिए नेगेटिव आउटपुट देगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आउटपुट, और जीरो के लिए जीरो आउटपुट। आई बेटा बात समझ में? अब देखो इन दोनों के ग्राफ कैसे होते हैं। अब देखो एक बात समझो कि अगर n की वैल्यू इवन है मेरे पास बच्चे, अगर n की वैल्यू इवन है तो ग्राफ लगभग एक जैसे होते हैं। मतलब अगर मैं y = x⁻1/2, x⁻1/4, x⁻1/6 चलता रहेगा, ऐसे इनका ग्राफ एक जैसा होता है। और यहाँ पे जो है ना बेटा y = x⁻1/3, x⁻1/5, x⁻1/7, इन सब का ग्राफ क्या होता है, लगभग सेम सा होता है। तो बोला सर ग्राफ होते कैसे हैं, देखो y = 1/x का ग्राफ, सॉरी y = √x का ग्राफ कैसा होता है, और y = √x का ग्राफ कैसा होता है। y = x का ग्राफ जो होता है बेटा, वो मैंने बताया कि पॉजिटिव ना तो इनपुट होता है ना आउटपुट होता है, सिर्फ सॉरी नेगेटिव इनपुट भी नहीं होता, आउटपुट भी नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव इनपुट और पॉजिटिव आउटपुट होता है। तो y = √x का ग्राफ ऐसा होता है। इसमें मेरे पास इनपुट भी सारे जो हैं x एक्सिस पे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव साइड कुछ है ही नहीं। और आउटपुट भी क्या है, नेगेटिव आउटपुट मेरे पास कैसा है बेटा, इसमें पॉजिटिव है। आई बात समझ में? तो नेगेटिव यहाँ पे आउटपुट भी नहीं है मेरे पास। तो ये होता है y = √x ग्राफ। उसके बाद देखो बात आती है अभी इस ग्राफ की, y = x⁻1/3। तो यहाँ देखो कि इनपुट जब मेरे पास पॉजिटिव होगा तो मेरे पास आउटपुट भी पॉजिटिव मिलेगा मुझे, है ना। और इनपुट जब नेगेटिव होगा तो आउटपुट भी कैसा मिलेगा बेटा, नेगेटिव मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं -8⁻1/3 निकालूँ तो -2 बनेगा, 8⁻1/3 निकालूँ बेटा क्या मिलेगा मेरे पास, 2 मिलेगा। तो इन नेगेटिव के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो ग्राफ देखो ऐसा कुछ होता है।
सॉरी, तो बट ऐसा कुछ ग्राफ होता है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 का, ठीक है। सिमिलर ग्राफ x की पावर 1/5 का भी, 1/7 का भी, यहाँ पे ये सिमिलर ग्राफ 1/4 1/6 के ये मेरे को यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ग्राफ लगभग सिमिलर रहते हैं, बस इनके में है कि ऊपर नीचे हो जाएंगे, है ना, वैल्यूज एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा इनका, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये अपने पास जो थे एल्जेब्रिक फंक्शन टाइप्स थे। देखो अब एल्जेब्रिक फंक्शन ये शायद अपने को पता नहीं है, बट पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, इरेशनल फंक्शन हो गया, सबको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं बेटा। अब नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, उनको नाम देते हैं पर बेटा अपन ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। क्या नाम देते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। बोला सर ये क्या होता है, तो एल्जेब्रिक को छोड़ के जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सब क्या होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। आई बात समझ में। तो इनको अभी अपन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इनके ग्राफ्स होते हैं, क्या क्या इनकी डोमेन रेंज टाइप्स होती है। देखो तो पहला आता है अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेटा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ अपने पास कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स जो होता है ना, वो अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब ध्यान रखना कि एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स को जो है जनरली नहीं डिनोट करते हैं एक्सपोनेंशियल, ये होता है एक्सपोनेंशियल है अपने पास, बट यहाँ पे ई जो है मैंने कि कॉन्स्टेंट मैंने वो रख दिया, नंबर रख दिया। ई की वैल्यू अपने पता है रैशनल नंबर है, 2.7 के आसपास इसकी वैल्यू होती है, बट यहाँ ई की जगह भाई 2 भी तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है, कुछ हो सकता है यहाँ पे, उसको मैंने इन जनरल ए बोल दिया है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स इज ए अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है बेटा। अब देखो वही अपन बात करते हैं किसकी, फिर इसकी डोमेन की और इन सब की, इसके बारे में बात करेंगे अपन। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसमें अपने पास ग्राफ डिपेंड करता है बेटा, पहली बात वो ए पे करता है। क्यों, देखो इस एक्सपोनेंशियल, अब क्योंकि अपन ने लोग में पढ़ा भी है ऐसे, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या मैं ऐसे लिख दूँ, इस फंक्शन को बताओ कि मैं ए की पावर एक्स को ऐसे लिख देता हूँ, ए की पावर ln ए की पावर एक्स लिख दूँ। इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ ए की पावर एक्स ln ए। देखो अब ln के अंदर अगर a है तो a पहली बात तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, a पॉजिटिव होना चाहिए, तभी अपन जो है ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर a नेगेटिव हो गया तो देखो डिपेंड अपॉन x जो है उसका ग्राफ चेंज होता रहेगा हर बार, है ना। x अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव बनाएगा, पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव बनाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, a को पॉजिटिव रखते हैं हमेशा ही, ठीक है। a को हमने पॉजिटिव रखा, उसके बाद अपन बात करते हैं डोमेन रेंज की। तो डोमेन देखो यार, x जो है वो कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी ही हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई क्या है, क्या वैल्यू आएगी, क्या किस वैल्यू के लिए डिफ़ाइन नहीं होगा, किसके लिए डिफ़ाइन होगा। क्योंकि मेरे पास डिफ़ाइन तो हर वैल्यू के लिए है ए की पावर एक्स, एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना भाई, क्योंकि किसी की पावर में एक्स चढ़ाना है तो कुछ भी डाल दो, नोट डिफाइन थोड़ी बनेगा कभी, हमेशा डिफाइन ही बनेगा। इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो तो मेरे पास आर आ जाएगी। बात आती है इसकी रेंज की बेटा। अब देखो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज जो है अपने पास कभी नेगेटिव नंबर तो नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि ए मैंने बताया अभी पॉजिटिव लेंगे अपन, ए जो पॉजिटिव लेंगे, और बात करते हैं ए को अपन 1 भी नहीं लेते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो, यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही बनेगा, तो एक तरीके से वो अपने पास कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। आई बात समझ में। तो ए को जो है अपन ग्रेटर देन 0 रखते हैं और ए को 1 नहीं लिखते हैं। उसके अलावा ए को तुम कुछ भी रख लो, मान लो 2 रख रहा हूँ मैं, 2 की पावर एक्स। अब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो 4 बन गया, नेगेटिव रखो तो क्या बनेगा भाई, -2 रखा तो वही 1/4 बन गया। एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, भाई साहब क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगी ना, क्योंकि अगर नेगेटिव एक्स हो गया, जैसे कि नेगेटिव एक्स यहाँ पे -2x हो गया, वो भाई साहब रेसिप्रोकल कर देगा क्योंकि पावर में आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू तो मेरे पास कभी नहीं आएगी निकल के, हमेशा क्या आएगा भाई, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये देखो ग्राफ कैसे बनता है इसका। तो ग्राफ इसका बेटा बनता है मेरे पास, ये देखो, अच्छा हाँ, इसकी रेंज जो है 0 से इन्फिनिटी होगी। अब ये 0 भी नहीं हो सकता कभी भी, है ना, क्योंकि ए की पावर एक्स 0 कब होएगा, कभी हो ही नहीं सकता है ये, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू एक्स जो है -∞ की तरफ टेंड करेगा तो ए की पावर -∞ ये 0 बनाएगा, 1/a की पावर इन्फिनिटी ये 0 को टेंड करेगा, बट एग्जैक्ट 0 कभी बना ही नहीं पाएगा ए की पावर एक्स। तो देखो जब इसका ग्राफ वेरी करेगा, अपन ने लॉग में पढ़ा है 11th क्लास में कि जब a ग्रेटर देन 1 हो और a जो है जब 0 से 1 के बीच में, तो अलग अलग ग्राफ क्या बनते हैं इसके, ठीक है भाई, अपन ने पढ़ा है ये देखो। तो जब मेरे पास ऐसा कुछ होता है, a ग्रेटर देन जब 0 होता है, a ग्रेटर देन जब 1 होता है, तो देखो ग्राफ कैसा बनता है इसका। तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है अपने पास, a ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा जाएगा अपने पास बेटा, ठीक है। a जब लेस देन 1 होगा तो ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसा आएगा। वैसे ऐसा क्यों जाएगा, देखो समझो इस चीज़ को। अगर मेरे पास a की वैल्यू बेटा यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एग्जाम्पल के लिए मैं मान ले रहा हूँ 3 है,
तो 3 की पावर मैंने x किया, और यहाँ पे a की वैल्यू जो है मेरे पास लेस देन 1 है इस जगह पे, मैं मान ले रहा हूँ 1/3 है, तो मैंने यहाँ 1/3 की पावर x किया। अब जैसे जैसे मेरा x बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा x बढ़ेगा यहाँ पे, तो 3 की पावर में x है ना भाई, तो वैल्यू बढ़ती रहेगी। 3x जब 1 होगा तो y की वैल्यू 3 होगी, x जब 2 होगा तो y की वैल्यू 9 होगी। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ नंबर 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा नंबर जब हम पावर बढ़ाते हैं तो वो नंबर बढ़ता है, लेकिन इस केस में जो है उल्टा है, नंबर 1 से छोटा है ना। जब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 1/3 आएगी ना भाई। x की वैल्यू 2 रखने पे y कितना आएगा, देखो 1/9 आएगा, जो कि इस नंबर से छोटा है। मतलब यहाँ x की वैल्यू 3 रखने पे y कितना आएगा, 1/27 आएगा, जो कि इस नंबर से इस नंबर दोनों से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर मैं यहाँ पे x बढ़ा रहा हूँ ना, मेरे पास y की वैल्यू घटती जा रही है। आई बात समझ में, x बढ़ाने पे y की वैल्यू घटती जा रही है, और ऐसा मेरा ग्राफ बोल रहा है कि x बढ़ा रहे हो आप, y कम होता जा रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ जो है इनका बनेगा अपना, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 के लिए, ये लेस देन 1 के लिए। आई बात समझ में। चलिए बेटा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अपन 11th क्लास में पढ़े हैं लोग में, पर उसको हमने पढ़ा था लोग के फॉर्म में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के फॉर्म में, ठीक है। ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, क्यों होते हैं वो भी देखेंगे फंक्शंस में ही, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अपने पास 1-2 क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो देखो पहली बात कर रहा है कि f(x) = e की पावर 1/x, इसकी डोमेन निकालो। बट अब अगर इसकी डोमेन निकालनी है तो फिर वही बात करेंगे। डोमेन का मतलब क्या है, ऐसी x की वैल्यूज़ हटा देंगे हम लोग जिससे e की पावर 1/x नोट डिफाइन बनेगा। अभी नोट डिफाइन कब बन सकता है, जहाँ अब देखो e जो है वो तो डिफाइन रहेगा ही, इसकी पावर में 1/x है तो 1/x को भी डिफाइन रहना पड़ेगा। इसका मतलब x की वो वैल्यू हटा देंगे जहाँ पे 1/x डिफाइन नहीं होगा। कब डिफाइन नहीं होता है 1/x, जब x की वैल्यू 0 होती है। उसके अलावा हर वैल्यू पे डिफाइन है 1/x, अपन ने ऊपर देखा था ग्राफ में। तो ये फंक्शन जो है ना, ये हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, बट x = 0 के लिए नहीं होगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी भाई, r-0 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, इसकी डोमेन r-0 होगी बेटा। अब देखो आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, इसकी डोमेन निकालो। अब देखो ध्यान देना, डोमेन निकालने के तरीके क्या क्या हैं मैं बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले जब डोमेन निकालेंगे ना, तो सबसे पहले जो मेरे पास फंक्शन है ना, जैसे यहाँ पे रूट फंक्शन है, ये रहा, यहाँ पे रूट का फंक्शन है। सबसे पहले इस रूट के फंक्शंस की रिस्ट्रिक्शंस लिख लो कि भाई क्या रिस्ट्रिक्शन, कि इसके नीचे जो है, जो भी इसके अंदर आएगा ना भाई साहब, वो जो है मेरे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो इस रूट के फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन लिख दो, उसको बोलते हैं डोमेन रिस्ट्रिक्शन। बेटा क्या बोलेंगे अपन उसको, डोमेन रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्क्वायर रूट की डोमेन रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं अपने पास, कुछ नहीं है, बस जो रूट के अंदर जो वैल्यू है ना भाई, वो मेरे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब 5 की पावर x - 5 अपॉन 7 की पावर -x - 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये रूट के अंदर आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, और रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो कभी आनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम हम डोमेन रिस्ट्रिक्शन लिखने वाला ही करा करेंगे। हर बार हर क्वेश्चन में जहाँ भी डोमेन निकालनी होगी, अपन सबसे पहले जो है, जो फंक्शन दिया होगा उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्शन लिखेंगे। सही बात है भाई। अब देखो ये बोल रहा है कि ये क्वान्टिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब a/b मेरे पास अगर पॉजिटिव होनी चाहिए, इसके 2 तरीके हैं। पहला, a और b दोनों को ही क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। दूसरा तरीका क्या है, a और b दोनों को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। दोनों नेगेटिव हो गए तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो गए तो भी नेगेटिव बन जाएगा। क्यों, सही बात है। इसका मतलब अगर मेरे को इसको पॉजिटिव करना है तो केस 1 क्या करूँगा मैं, केस 1 बेटा क्या आएगा इसमें, केस 1 आएगा कि भाई 5 की पावर x - 5 को भी पॉजिटिव कर दो, और 7 की पावर -x - 1 को भी पॉजिटिव कर दो। केस 2 में क्या बनेगा बेटा मेरे पास यहाँ पे, बोले सर केस 2 बनेगा आपको दोनों को नेगेटिव कर दो, कि 5 की पावर x - 5 को भी क्या कर दो, नेगेटिव, और 7 की पावर -x - 1 को भी क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। आए बात समझ बेटा, तो कर दो। अब ये जो है अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मेरे पास, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये बताओ कि ये 5 की पावर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट करने मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा देखना, इसमें बोल रहा है 7 की पावर -x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको खोल दो भैया, 1/7 की पावर x ग्रेटर देन 1 इधर ले जाओ, क्योंकि 7 की पावर x पॉजिटिव नंबर इधर ले जाओ, जाएगा 7 की पावर x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। मतलब x इसमें क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि इस 1 को मैं जो है वो 7 की पावर 0 लिख दूंगा, तो बेस सेम आएगा मेरे पास, पावर्स मैंने इक्वेट कर दी, तो यहाँ से क्या आएगा x लेस देन 0। देखो मेरे पास क्या आया, यहाँ से मेरे पास आया है, ये तो बोल रहा है कि भाई साहब x ग्रेटर देन 1, ये बोल रहा है x लेस देन 0, है ना। तो यहाँ से तो मेरे पास कुछ पाएगा ही नहीं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है। एक बोल रहा है कि मेरे पास जो है ना x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ से ये होना चाहिए मेरे पास x की वैल्यू। एक और फिर बोल रहा है उसी को सोल्व करने के लिए कि x लेस देन 0 होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो कुछ आया नहीं ना भाई, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ही क्यों चाहिए, क्योंकि देखो मैं सोल्व क्या कर रहा हूँ कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में ये भी दोनों एक साथ पॉजिटिव होनी चाहिए यहाँ पे।
क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही मेरे पास ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव होगी। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए और इसको पॉजिटिव रखने के लिए, दोनों को पॉजिटिव रखने के लिए जो एक्स निकल के आएगा ना वो लेंगे हम। तो इसको पॉजिटिव जो है वो ये रख सकते हैं, ठीक है, इसको पॉजिटिव ये रख सकते हैं। तो मुझे वो एक्स देखने पड़ेंगे जिसके लिए दोनों पॉजिटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव किसी कॉमन एक्स के लिए बन ही नहीं रहे, तो यहाँ से तो मेरे पास कोई वैल्यू आएगी ही नहीं एक्स की भाई। यहाँ से मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी एक्स की, को नो वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखते हैं, हो सकता है यहाँ से आ जाए। ठीक है भाई, तो ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अपने पास कि 5 की पावर x जो है वो छोटा होना चाहिए। तो इसमें क्या करो, 5 की पावर x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। ऐसे ही क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 7 की पावर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, मतलब 7 की पावर 0, तो x ग्रेटर देन 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिल रहा है मेरे को। अब देखो बेटा, फिर से मुझे क्या निकालना है, ऐसे x दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इस वाले को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, इस वाले को सेटिस्फाई बोल रहा है कि 1 से छोटा, ये 0 है ये 1 है। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास ये आना चाहिए, और ये बोल रहा है कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है कि ये आना चाहिए। तो कॉमन एरिया ये दोनों में आ रहा है ना मेरे पास। देखो ये जो एरिया है तो दोनों में आ रहा है, ये एरिया ऐसा है, मतलब x की वैल्यू जो है 0 से 1, 0 से 1। अब 1 मैंने इंक्लूड क्यों किया, 0 एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि 0 जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको मैं कभी 0 बना नहीं सकता। ऊपर वाला जो 1 यहाँ पुट करूँगा तो ऊपर 0 बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे इक्वल्स टू 0 चाहिए भी। तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, 1 पे ओपन, सॉरी 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा मेरे पास। आई बात समझ में बेटा। अब देखो यही वो एरिया है जिसके लिए दोनों नेगेटिव बन पा रहे हैं, ये वाला भी नेगेटिव बनेगा ऊपर वाला भी, और ये नीचे वाला भी नेगेटिव बनेगा। तो दोनों अगर नेगेटिव बन गए तो टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये मेरे पास यहाँ से ये वैल्यू जो है एक्स की, यहाँ से कोई वैल्यू आई नहीं एक्स की, तो टोटल आंसर, फाइनल आंसर कितना होगा, जो वहाँ से वैल्यू आई मेरे पास एक्स की बेटा, वो फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में, फाइनल। तो एक्स क्या आएगा भाई साहब, 0 से 1 पे बिलोंग करेगा मेरे पास। आई बात समझ में बेटा। तो ये अपने पास क्या है, ये वो आंसर है जिसके लिए मेरे पास जो क्वान्टिटी है वो डिफाइंड होगी क्वेश्चन वाली। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन आ गई 0 से 1। अब देखो, अब आगे बात करते हैं बेटा। आगे अपने पास क्या है, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डोमेन ऑफ 1/ln x। अब देखो इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये बताओ, अगर मुझे ln x की अगर डोमेन निकालनी है तो सबसे पहली बात मुझे ये पता है कि ln के अंदर जो है ना भाई, जो भी वैल्यू, जो भी इनपुट लिखा होता है वो पहली बात तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मेरे पास, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहले मेरे पास ln x वाला जो फंक्शन है इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं। पहले केस में ln x जो है ना उसको पहले वो फंक्शन डिफाइन तो रहे, है ना, ln x लिखा तो है, पर यहाँ पे इनपुट वही डालने इसके लिए ln डिफाइन हो, मेरे पास log डिफाइन हो। तो उसके लिए क्या आएगा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू नहीं होता, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ पे। सही बात है। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी देखो 1/ln x लिखा है ना भाई, तो ऐसे भी कोई x की वैल्यू नहीं डालनी मुझे जिसके लिए मेरे पास ln x ही 0 बन जाए, क्योंकि ln x डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको ये भी 0 नहीं बन सकता, इसको भी 0 बनने से रोकना पड़ेगा मेरे को बेटा। तो ln x 0 कब होता है, एट x इक्वल्स टू 1, ये तो अपने को पता है 11th क्लास से। तो x की वैल्यू जब 1 होती है तो ln x क्या होगा, 0। इसका मतलब x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती है। आई बात समझ में। ये बोल रहा है x 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है x 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो नंबर लाइन पर अगर मैं प्लॉट करता हूँ बेटा, तो क्या बोल रहे हैं, नंबर लाइन बोलती है ये 0 और ये 1, ये 2। तो ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, बस लो। ये बोल रहा है 1 नहीं होना चाहिए, 1 पे गूगल ओपन लगा दो, तो बस 1 को छोड़ के 0 से बड़े सारे वैल्यूज़ ले लो भाई साहब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आएगा कि x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी -1 नहीं आ सकता, बस ये आंसर आएगा इसका। ठीक है बेटा। तो सर ये आंसर कैसे आया, क्योंकि -1 मेरे को हटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि अगर मैंने x के वैल्यू 1 डाला तो ln 1 कितना होता है 0, तो डिनोमिनेटर में कितना बन गया मेरे पास, 0 बन गया, जो कि डिफाइंड नहीं है। ठीक है बेटा, ये अपने पास ये फंक्शन था। अब देखो हाँ, ये लिखा है कि अपन ने लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना बेटा, लॉग फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अपन 11th में पढ़ चुके होते हैं, अपन ने कवर कर लिया, दोबारा यहाँ पे बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, उनकी इनिक्वालिटीज भी पढ़ चुके होते हैं अपन अच्छे से, लॉग की या फिर इन सब की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, मॉडुलस की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अपने पास आता है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा कि इफ़ डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू fx इज़ ये, मतलब ये जो जब भी ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा जब भी लिखा होता है, जब भी ऐसा लिखा हो देखिए अपने को, तो जो ये चीज़ लिखी होती है ना आगे, ये होती है बेटा अपने पास डोमेन। क्या होती है, डोमेन। ये होती है बेटा क्या, रेंज। मतलब ये बताता है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। बोल रहा है कि इनपुट में फंक्शन में जा रहा है, अगर मैं फंक्शन f(x) की बात करता हूँ तो इनपुट में जाएगा भाई साहब -1 से 4 तक की वैल्यू, और वो आउटपुट देगा क्या, 1 से 10 तक की वैल्यू देगा आउटपुट। आई बात समझ में। अब देखो अगर ऐसी बात है तो उसने बोला है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ gx, तो उसने gx डिफाइन किया है, gx डिफाइन किया है 4 - 3 f(x) - 2, ये डिफाइन किया है उसने।
आई बात समझ में? तो बोल रहा है कि डिस्क की डोमेन और रेंज बताओ। अब एक बात बताओ बेटा मुझे, एफ़ जो है उसमें वैल्यू -1 से 4 तक जा सकती हैं। अब एफ़ के अंदर यहाँ कुछ भी लिखा उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे ये बताना है, ये देखना है कि एफ़ के अंदर जो वैल्यू जा सकती है ना वो -1 से 4 तक होती हैं। इसका मतलब x-2 जो है ना भाई वो -1 से 4 तक वेरी कर सकता है, उसके बाहर वेरी नहीं कर सकता। यहाँ जो भी चीज़ लिखी है वो -1 से 4 तक ही वेरी कर सकती है। डोमेन का यही तो मतलब होता है भाई कि इनपुट जो है फंक्शन में अपन क्या क्या डाल सकते हैं। अब यहाँ पे x-2 लिखा, अगर ये fx लिखा होता है ना, इसका मतलब ये है कि x इसकी डोमेन, मतलब x की वैल्यू इस केस में -1 से 4 तक जाएगी। जो ये x है इसकी वैल्यू -1 से 4 तक जाएगी अपने पास। अब वहाँ पे x की जगह उसने लिख दिया है भाई साहब x-2, तो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं मुझे बस ये देखना है f के अंदर जो ये चीज़ लिखी है, यहाँ पे x लिखा हो, x-2 लिखा हो, वो वैल्यू वेरी करनी चाहिए -1 से 4 तक। वही तो डोमेन का मतलब होता है अपने पास। तो इसको सोल्व कर दो, देखो +2 कर दो तो ये आएगा x की वैल्यू यहाँ से 6, तो x अपने पास 1 से 6 आ गया। अब इस gx की डोमेन तो x ही है ना भाई साहब, तो इसका मतलब gx की डोमेन कितनी आ गई मेरे पास? gx की डोमेन आ गई भाई मेरे पास 1 से 6 है ना, तो डोमेन क्या आया मेरे पास? डोमेन आई 1 से 6 तक। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना है कि डोमेन का मतलब होता है कि एफ़ के अंदर जो लिखा है यहाँ पे उसकी वैल्यू -1 से 4 तक होनी चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पर अगर वो ये लिख दे f(x²-2), तो यहाँ पे भी ये केस करेंगे कि x² - 2 जो है ना बेटा वो -1 से 4 तक होगा, क्योंकि उसने बोला जब ये है ना कि f की वैल्यू, f की जो डोमेन है ना वो -1 से 4 तक है। इसका मतलब यही होता है कि f के अंदर जो फंक्शन में हम वैल्यू डाल सकते हैं वो -1 से 4 तक है। तो यहाँ पे अगर x-2 लिखा हुआ है तो मुझे x-2 को वेरी कराना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक? -1 से 4 तक। आई बात समझ बेटा? वहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं। अब बात आती है डोमेन की। अब देखो यहाँ मैंने इसके अंदर वैल्यू ही डाली है जब -1 से 4 तक, तो डोमेन तो 1 से 10 तक ही रहेगी ना भाई। तो मैं उसको अगर f(x-2) लिख दूँ, f(x²) लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, क्योंकि मेरे पास इनपुट तो उसी के अकॉर्डिंग जाएगा ना। फाइनली ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा? -1 से 4 तक के बीच में ही बनेगा, क्योंकि उसी के लिए फंक्शन डिफाइन है। सही बात है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो फाइनली सिंप्लीफाई होकर जो अंदर वाली चीज़ है वो -1 से 4 के बीच में बचेगी। सही बात है, तो भाई -1 से 4 तक के बीच में आएगी। उसके बाद मेरे को डोमेन दी, रेंज दी है इन्होंने कि भाई ये रेंज जो है उस केस में मेरे पास क्या होगी? 1 से 10 तक होगी। ठीक है, आगे बात। अब देखो तो gx ये लिखा है मेरे पास, तो ये f(x-2) है ना भाई साहब, ये मेरे पास 1 से 10 तक ही वेरी कर सकता है। ठीक है, अभी बताया अपन ने। ऐसे ही f(x) जो f(x-2) 1 से 10 तक वेरी करेगा, तो भाई gx कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? देखो f(x) जो है f(x-2) भी कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे x-2 भी इसी तरीके से रहेगा। ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा? f(x-2) कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बेटा? 1 से 10 तक वेरी करेगा। क्योंकि आई बात समझ में? क्योंकि मैं यहाँ पे x का इनपुट इस f(x) का इनपुट इस तरीके से डालूंगा कि अंदर वैल्यू जो है -1 से 4 तक जाएगी। अब मेरे को निकालना है 4 - 3 f(x-2) की, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर -3 आएगा, ये आएगा भाई साहब -3 f(x-2) -30। ठीक है, मुझे इसकी निकालनी, तो मैं ये फंक्शन बनाने लग रहा हूँ धीरे धीरे। अब क्या करो, 4 जोड़ दो तो ये आ जाएगा कितना? 1 4 - 3 f(x-2) -26। तो ये मेरे पास आंसर आ गया भाई कि जो, और यही तो क्या होता है gx है ना अपने पास, तो gx कहाँ से कहाँ तक आ गया? -26 से लेके बेटा, -26 से लेके 1 तक आ गया। तो gx बिलोंग्स टू -26 टू gx बिलोंग्स टू -26 से 1। आई बात समझ में बेटा? ये अपने पास gx आ गया यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या है? gx की रेंज यहाँ ये आ गई। तो मेरे पास देखो फाइनली क्या क्या आया? रेंज क्या आई? रेंज अपने पास डोमेन क्या आई? डोमेन आगे 1 से 6 तक, और रेंज क्या है बेटा? रेंज आगे -26 से 1 तक। तो ऐसा पता होना चाहिए अपने को कि रेंज और डोमेन अगर वेरी करवाता है तो कैसे करवाता है। ये ध्यान रखना बस कि भाई जैसे मैंने बताया एफ़ के अंदर कुछ भी लिखा हो, वैल्यू जो है ना इस कुछ भी की -1 से 4 तक वेरी करेगी, अगर उसने बोला है कि डोमेन -1 से 4 तक है तो। आई बात समझ में? चलो ऐसा है, तो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा, सेम टाइप का सवाल है। आप कमेंट्स में सोल्व करके आंसर जरूर बताइए, है ना, मैं चेक करके रिप्लाई जरूर करूँगा आप लोगों का। ये आपका होमवर्क है, सेम सवाल, सेम टाइप का सवाल है कि डोमेन रेंज अगर y(f(x) की यहाँ से यहाँ तक है तो रेंज इसकी बताओ क्या होगी, है ना। चलिए ये आपका होमवर्क है बेटा। आगे बढ़ते हैं अपने पास। आगे बात करते हैं पीस वाइज और पार्ट वाइज फंक्शंस की, है ना। तो बेटा ये अपन अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप जो पीछे पढ़ाया है उसके ऊपर रिवाइज कर लिए। अभी तक अपने पास जो है बेसिक्स ही चल रहा है फंक्शन का। थोड़ा एडवांस फंक्शन जो है इस यहाँ से शुरू होने वाला है अपने पास ना। थोड़ा सा एडवांस फंक्शन यहाँ शुरू होगा, पूरा भी नहीं बोल सकता मैं, थोड़ा सा एडवांस शुरू होगा। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना बेटा, अपना फंक्शंस में लेक्चर जो है अच्छे लेवल पर पहुँचते रहेंगे और कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पेज को रेगुलरली फॉलो करोगे तो यहाँ रेगुलरली मैथ्स की वीडियोज़ डलती रहेंगी इसी पे, है ना। इस चैनल पे रेगुलरली मैथ्स की वीडियोस डलते रहेंगे, तो आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।